हेलो दोस्तों, आज मैं राजेश कुमार फिर से आपके साथ आयुर्वेद के चमत्कार में एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसका टाइटल है ब्लड प्रेशर। दोस्तों, आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम आयुर्वेद के योगदान को भी कंसीडर करेंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि आयुर्वेद के द्वारा ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो अगर किसी को हो जाए तो डॉक्टर्स बोलते हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप गंभीर बीमारियों के या गंभीर लक्षणों के शिकार हो सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद जो है वो हमें यह सुविधा देता है कि अगर हम उसकी बात मानें या उसके द्वारा दिए गए छोटे छोटे उपायों को करें तो हम इस गंभीर समस्या से, गंभीर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हमारे हार्ट की। दोस्तों, ये हमारा हार्ट जो है हमारे पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है बाय द हेल्प ऑफ पंप, यानी हृदय जो है हमारा वो ब्लड को पंप करता है एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ, और फिर वो जो ब्लड है वो पूरे शरीर में फैल जाता है। मैं आपको बताऊं कि हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, और इस धड़कने का मतलब ये है कि 72 बार जो ब्लड है वो हमारे शरीर की तरफ पंप किया जाता है, फेंका जाता है एक पर्टिकुलर प्रेशर के द्वारा। और हर बार की धड़कन में या हर बार के पंप में लगभग 70 ml ब्लड जो है वो हार्ट हमारे शरीर को डिलीवर करता है। और ये जो 70 ml है, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। दोस्तों, हमारा हृदय जिस हिसाब से बना है उसमें ये 72 धड़कनें इसको सूट करती हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं और जब हमारे हृदय को लगातार ज़्यादा काम करना पड़ता है, हम रेस लगाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम दौड़ते हैं, तो कुछ भी इस तरह का मेहनत का काम करते हैं जब भी, तो इसमें हमारे हृदय पर या हमारे हार्ट पर जोर पड़ता है और हमारा हृदय तेज़ गति से रक्त को आगे धकेलना या फेंकना शुरू कर देता है। और इतना तेज़ फेंकता है कि इसकी गति 80 से 90 धड़कनें प्रति मिनट तक पहुंच जाती हैं। दोस्तों, जब हार्ट ब्लड को शरीर को डिलीवर करता है तो उससे ब्लड को एक प्रेशर मिलता है, और उस प्रेशर से ही जो ब्लड है वो आगे हमारे धमनियों तक पहुंचता है, और वही प्रेशर हमारी धमनियों पर भी ट्रांसफ़र होता है। तो आपको समझना चाहिए कि जो हार्ट से ब्लड निकला और जो धमनियों तक पहुंचा और धमनियों पे प्रेशर पड़ा, तो ये जो धमनियों पे पड़ने वाला प्रेशर है ये ही कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर काउंट करता है। लेकिन ये जो धमनियों पे ब्लड प्रेशर पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं हार्ट के द्वारा रिलीज़ किया गया ब्लड प्रेशर ही है। तो आपको पता चला कि जो धमनियों पे पड़ने वाला प्रेशर है उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं, और उसी को ही हम सामान्य तौर पर माप करके आइडिया लगाते हैं कि हम बीमारी से ग्रसित हैं कि नहीं है। स्टूडेंट, आपको समझना चाहिए कि ब्लड प्रेशर जनरेट हार्ट ने किया और उसका जो प्रभाव पड़ा वो धमनियों पर पड़ा, तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं कि जब प्रेशर के साथ ब्लड हमारे शरीर में पहुंचा तो यही ब्लड इसी प्रेशर के सहारे ही पूरे शरीर में परिवहित होगा, हमारी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा और अपना कार्य करेगा जो इसको कार्य करना होता है। बात करें प्रेशर की, अगर ये प्रेशर तेज़ है तो हाई ब्लड प्रेशर, और अगर ये प्रेशर कम है तो उस स्थिति को लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उसी की डिटेलिंग हम आगे लेंगे। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर को अंग्रेजी में हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर को अंग्रेजी में हाइपोटेंशन भी कहते हैं। ये आपको यहाँ बात समझनी चाहिए। और हाइपरटेंशन आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो ब्लड प्रेशर जो है दोस्तों वो 2 प्रकार के हैं या 2 भाग हैं उसके एक्चुअली। जब धमनियों पर ब्लड प्रेशर पड़ रहा है तो उसको 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को कहते हैं हम सिस्टोलिक
और दूसरे को कहते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक को ऊपर वाला और डायस्टोलिक को नीचे वाला कहते हैं। ऊपर वाले की वैल्यू 120 और नीचे वाले की वैल्यू 80 होती है। सामान्य तौर पर ये नॉर्मल वैल्यू है जो आप देख पा रहे हैं, लेकिन अगर 120 से 129 हो जाए तो इसे एलिवेटेड वैल्यू कहते हैं। इसमें हम बीमार तो नहीं हैं, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर अधिक है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक वैल्यू 130 से 139 और डायस्टोलिक वैल्यू 80 टू 89 तक पहुंच जाती है, तो फिर डॉक्टर हमें बोलता है कि हम हाइपरटेंशन के मरीज हैं स्टेज 1 के। और दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अगर ये वैल्यू सिस्टोलिक वैल्यू 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक वैल्यू 90 से ज़्यादा पहुँच जाती है तो हम स्टेज 2 के पेशेंट हो जाते हैं हाइपरटेंशन के, यानी हम हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए। और अगर यही सिस्टोलिक वैल्यू 140 से ज़्यादा पहुँच जाए तो, और जो डायस्टोलिक वैल्यू है वो 120 से ज़्यादा पहुँच जाए, तो हम हाइपरटेंशन की क्राइसिस स्टेज में आ जाते हैं, जहाँ पर हम कभी भी हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं या हम हार्ट स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर जो है वो इतनी डेंजर डिजीज़ है कि जिसे लगभग हर 40 उम्र से ज़्यादा का व्यक्ति कैरी करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कोई डिजीज़ भी है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ है, कहीं ना कहीं इसके लक्षण बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो देर हो चुकती है। अब हम क्या करें और हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिजीज्ड व्यक्ति हैं या हमें हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं है? तो इसके लिए दोस्तों सामान्य तौर पर इसके कोई लक्षण नहीं है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन फिर भी जब इसके लक्षण नहीं होते तो ये बीमारी इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान तक पहुंचा सकती है। इसीलिए इसको हमने साइलेंट किलर भी बोलते हैं, जो साइंटिफिक लैंग्वेज में डॉक्टर्स की भाषा में ये एक साइलेंट किलर है जो बिना बताए हमारे ऊपर अटैक करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। तो आगे हम बात करेंगे कि इसके लिए क्या करें। इसके लिए हमें करना चाहिए कि जितने भी हम सब लोग जिनकी एज 20 साल से ज़्यादा है, अपना रेगुलर बीपी चेकअप कराना चाहिए। रेगुलर बीपी चेकअप कराने का मतलब ये है कि हमें हर दूसरे दिन तीसरे दिन बीपी चेक कराना चाहिए 15 दिनों में। यानी 15 दिनों में हम कम से कम 7 से 8 बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, तब जाकर के हमें आइडिया होगा कि जो रेंज हमारे ब्लड प्रेशर की आ रही है वो ठीक है कि नहीं है, वो डिज़ीज़ वाली रेंज है कि डिज़ीज़ वाली रेंज नहीं है। तो दोस्तों आपको समझना चाहिए कि बीपी चेकअप जो है हमारी एक पर्टिकुलर एज के बाद, ये मैंने यहाँ 20 साल बोला है, पहले ये लोग 40 साल 30 साल के बाद कराते थे, लेकिन आज के समय में स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत 20 साल के बाद से ही पड़नी शुरू हो गई। अगर मैं 20 साल के स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों ये स्ट्रेस आपके स्टडी का हो सकता है, ये स्ट्रेस आपकी सोसाइटी का हो सकता है, ये स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के समय में छोटे छोटे बच्चे भी ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित हैं। और आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर का इलाज अगर समय से हो जाता है या ब्लड प्रेशर का पता अगर समय से चल जाता है, तो ये समझिए कि आपकी एज जो है वो ठीक ठाक मात्रा में बढ़ जाती है, अगर समय रहते इसको पकड़ लिया जाए तो दोस्तों आगे बात करते हैं लक्षणों की। हालांकि इसके लक्षण नहीं है या कम है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ खास लक्षण हैं जो सामान्य तौर पर देखे जाते हैं, जैसे कि लगातार सर में दर्द होता है, सर भारी रहना भी लक्षण है, आंखें भारी रहना भी इसका एक लक्षण है, अगर स्थिति गंभीर हो तो नाक से ब्लड भी आ जाता है, हार्ट अटैक भी इसका एक क्या बोलते हैं एक अल्टीमेट लक्षण है। यानी अगर ब्लड प्रेशर की समस्या हमें लंबे समय से है तो हार्ट अटैक और यहाँ तक कि स्ट्रोक भी इस ब्लड प्रेशर का एक खतरनाक रिजल्ट है। तो इससे बचें और इसमें ध्यान रखें पूरा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर की, यानी कौन से ऐसे लोग हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज हो सकते हैं या जिनको ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले वे लोग आते हैं जो अपनी जीवन शैली को अच्छा नहीं रखते,
यानी जो सामान्य तौर पर बाहर का खाना खाते हैं, ये चाउमीन बर्गर खाने वाले लोग, जो ज़्यादा मैदा कंज्यूम करते हैं, ऐसे लोग जो बाहर के खाने पर डिपेंडेंट हैं और लगातार ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों की जो जीवन शैली है तो वो बहुत ही ज़्यादा घातक है। और ऐसे लोग जो इसका पालन करते हैं, ऐसी जीवन शैली का पालन करते हैं, वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए या हाइपरटेंशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। जो इस तरह की जीवन शैली का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वे लोग मोटापे का भी शिकार रहते हैं। और मोटापा जो है वो हाइपरटेंशन का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। यानी अगर आप मोटे हैं, ज़रूरत के हिसाब से मोटे हैं, स्वस्थ रहना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी हाइट के हिसाब से अपने वेट को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो आप समझिए कि आप भी हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं और आपको लगातार अपने वज़न को कम करने के प्रयास करते रहने चाहिए। और दोस्तों, मोटापे के बाद की बात करें तो जो लोग डायबिटिक हैं, यानी जिन्हें शुगर की बीमारी है, वो लोग भी हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। वो भी रिस्क फैक्टर में तीसरे नंबर पर आते हैं। और जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि वो हाइपरटेंशन से बचे रह सकें। तो जितना भी परहेज हो सके शुगर वाले लोगों को उतना करना चाहिए। और आगे बात करते हैं, वे लोग जो अधिक नमक खाते हैं सामान्य तौर पर, यानी दाल सब्जी में या उसके अतिरिक्त किसी भी स्रोत के द्वारा अगर नमक का सेवन अधिक हो रहा है तो वो भी खतरनाक है। नमक जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को खतरनाक स्थिति तक ले जा सकता है। यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने का एक कारण अधिक नमक खाना भी है दोस्तों। तो आगे बात करें कि अगर आपकी एज ज़्यादा है, वैसे तो खतरा सभी को है जो 20 साल से ऊपर के लोग हैं, लेकिन अगर आप 40 साल से ज़्यादा हैं तो आपको लगातार ब्लड प्रेशर को चेक कराना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी भी तरह के अगर सिम्टम आ रहे हैं ब्लड प्रेशर वाले, तो उसके लिए तुरंत फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। फिर दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की। और उपाय के तौर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं आज आपसे बात करूँगा आयुर्वेद के लिए, यानी आयुर्वेद का हाई ब्लड प्रेशर में क्या योगदान है उसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, आयुर्वेद में सबसे पहले नंबर पर है लौकी का जूस। अगर हम लौकी का जूस 200 से 250 ml दिन में 2 बार कंज्यूम करते हैं तो आप समझिए कि ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक रामबाण इलाज है। दोस्तों, लौकी वैसे भी स्किन के लिए अच्छी है और क्या बोलते हैं, डाइजेशन के लिए अच्छी है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि लौकी कड़वी ना हो, यानी जूस बनाने से पहले लौकी को एक छोटा सा पीस टेस्ट करके देख लें। अगर लौकी कड़वी है तो इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर लौकी का जूस इसमें एक रामबाण औषधि के रूप में इस्तेमाल होता है। अगर लौकी पसंद नहीं आती है तो लौकी में आंवला, तुलसी या नींबू का रस मिला करके भी इसका सेवन किया जा सकता है। और जो नींबू का रस है वो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में काम करेगा। तुलसी जो है वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। आंवला भी विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है जो आपके शरीर को फ़ायदा देगा। यानी एक तरह का ये एक हेल्थ ड्रिंक बन जाता है अगर आप इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ लौकी के जूस को सेवन करते हैं। तो दोस्तों, लौकी एक अमृत है जो लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं। इसके अलावा लौकी के अलावा अगर आप कोई दवाई की बात करें तो पतंजलि की मुक्तावटी है जो चबा करके खानी होती है, 2-2 गोलियां दिन में 2 बार। और डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, लेनी चाहिए, लेकिन ये बिना रिस्क के खाई जाने वाली ऐसी मेडिसिन है जो कोई भी खा सकता है। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो इससे फ़र्क पड़ेगा, यानी आराम होगा। और अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो उसको ब्लड प्रेशर फिर होगा नहीं, यानी जो बीमारी है वो फिर डेवलप नहीं होगी। तो लौकी का जूस और ये मुक्तावटी 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इनके अलावा हम अपने काम के ऊपर बात करें, अपनी बॉडी के ऊपर बात करें, तो आपको देखना है कि प्राणायाम और अनुलोम विलोम और कपालभाति, दोस्तों ये प्रतिदिन 10-10 मिनट तीनों एक्सरसाइज करनी है। और अगर आप ये मेंटेन कर पाते हैं तो आप यकीन मानिए कि हाई ब्लड प्रेशर तो एक अलग बात है, इसके अलावा पूरा का पूरा जो आपकी बॉडी का कायांतरण है, यानी
और तमाम दिक्कतें, जैसे पेट से संबंधित कोई समस्या, स्किन से संबंधित कोई समस्या, या जो जो आपके आँखों की रोशनी से संबंधित कोई समस्या, उन सब का कहीं ना कहीं हल हो सकता है। तो आगे बात करें दोस्तों कि इसके अलावा अगर हम जीवन शैली में कुछ परिवर्तन ले आएँ तो उससे भी हमें हाइपरटेंशन से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों ये जो हम बात कर रहे हैं ये बिना दवाई के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें आयुर्वेदिक और हमारे लाइफ स्टाइल दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। आप कितनी ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर लीजिए, लेकिन अगर आप जीवन में अपनी शैली का परिवर्तन नहीं करेंगे, लाइफ स्टाइल का परिवर्तन नहीं करेंगे, तो आप इस डिजीज़ से छुटकारा नहीं पा सकते। और ये आपको बहुत परेशान करने वाली बीमारी है। यानी आप समझिए कि आप जीवन में बिल्कुल स्वस्थ और खुल के जीवन यापन नहीं कर पाएंगे अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं। तो अब क्या क्या परिवर्तन करे जा सकते हैं, जैसे कि पहले नंबर पर है कि नमक कम खाना है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि नमक जो है वो हाई ब्लड प्रेशर में बिल्कुल ठीक नहीं होता, यानी ये हमें बहुत नुकसान देने वाली चीज़ होती है। नमक से ब्लड प्रेशर में एलिवेशन आता है, ब्लड प्रेशर में वृद्धि होती है, इसलिए नमक को जितना कम से कम हो सके उतना खाएं। WHO कहता है कि हमें प्रतिदिन 5 ग्राम नमक से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम भारतीय लोग हमेशा जो इसका इस्तेमाल है वो 5 ग्राम से ज़्यादा ही करते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरे नंबर पर अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उस वज़न को कम कीजिए, क्योंकि अगर हमारा वज़न ज़्यादा होता है तो हमारी मेटाबॉलिज्म जो है दोस्तों वो ठीक नहीं चल पाती, और जब मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं चलती तो फिर हमारी धमनियों पर जो रक्त का दबाव है वो ज़रूरत से ज़्यादा आता है, और उसी वजह से फिर ब्लड प्रेशर जो है वो लीड आउट हो जाता है। ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे शरीर को घेर लेता है। तो वज़न कम करना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। दोस्तों आगे बात करें अगर जीवन शैली की, तो हमें मैदा नहीं खाना है, यानी मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। चाहे वो चाउमीन के रूप में हो, चाहे वो ब्रेड के रूप में हो, चाहे वो बर्गर के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मैदा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है इस समय। अगर कोई इसको कंट्रोल करे तो उसको उसके लाइफ में बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो मैदे से बिल्कुल तौबा कर लीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम दूध कंज्यूम करते हैं तो हमें फुल क्रीम दूध नहीं पीना चाहिए। बच्चे पी सकते हैं क्योंकि उनको फ़ैट की ज़रूरत है, लेकिन हम जब एक स्टेज में आ जाते हैं, जब हम 25-30 साल की स्टेज में आ जाते हैं, तो उसके बाद हमें फ़ैट बाहर से नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हम खाना ही इतना खा रहे होते हैं कि हमारी बॉडी उससे अपना काम चला लेती है। तो फुल क्रीम दूध यानी फ़ैट को इस तरह से नहीं लेना है। और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि तनाव कम करना है, यानी किसी भी तरह से स्ट्रेस में नहीं रहना है। जहाँ तक स्ट्रेस की बात है तो सभी लोग आजकल किसी न किसी तनाव से गुजर रहे हैं। अगर तनाव किसी बात का इलाज हो तो सभी के सभी लोग बीमार हो जाएं। और दोस्तों तनाव जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, इसलिए आज इससे बचना बहुत इम्पोर्टेंट काम है। फिर अगली बात करें तो चीनी का प्रयोग नहीं करना है। चीनी हमारे लिए एक जहर की तरह से काम करती है दोस्तों। अगर आप चीनी की बजाय कुछ और चाहते हैं तो शक्कर का इस्तेमाल कीजिए, गुड़ का इस्तेमाल कीजिए, देसी खांड आती है उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो केमिकल का इस्तेमाल होता है चीनी बनाने में वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। फिर ये सब हम जानते हैं, अल्कोहल तंबाकू का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे ब्लड प्रेशर के एलिवेशन में या ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काफ़ी योगदान करता है। उसके अलावा अंत में कि हम सबको खुश रहना है, यानी अगर हम खुश रहेंगे दोस्तों तो पीछे किए गए उपायों का असर फिर हमारे ऊपर होगा। अगर हम खुश नहीं हैं तो और भले ही कितने उपाय कर लें तो वो जो उपाय हैं, वो जो दवाइयाँ हैं वो हमारे ऊपर कभी काम नहीं करेंगी, वो योग भी हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर